जो था कि सबनेटिंग करते क्यों है या क्यों किया जाता है। तो सबनेटिंग का मतलब क्या है? डिवाइडिंग बिग नेटवर्क्स इनटू स्मॉल नेटवर्क। जैसे बताया था कि बड़े नेटवर्क को आपको छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में करते क्या है? जैसे अगर बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे कि अगर क्लास सी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो आती है उसकी, वो आती है आपकी 254, यानी 254, ठीक है। रीजन, अगर रीजन कोई पूछता है क्या है कि क्लास सी में क्यों होती है, तो पहला नेटवर्क होता है ये चेंज नहीं हो सकता, दूसरा नेटवर्क होता है ये चेंज नहीं हो सकता, तीसरा भी नेटवर्क होता है ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज कहाँ होगा? होस्ट पार्ट। अब अगर होस्ट पार्ट में कोई भी आईपी लोगे तो ये जो लास्ट वाले पार्ट में जो आपकी रेंज होती है, वो रेंज कितनी होती है? वो होती है 0 से 255, जिसमें से 0 क्या है? रिजर्व्ड है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और 255 रिजर्व्ड है किसके लिए? ब्रॉडकास्ट के लिए। तो बच गए कितने? 1 से लेके 254, अगर हम ये क्लास सी की बात करते हैं। यही है कि क्लास सी की बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाले पार्ट या लास्ट वाले पोजीशन पे मेरा मतलब डिफाइन कर सकते हैं। अब लास्ट वाले पोजीशन पे जो डिफाइन करते हैं वो फाइनली होता है 1 से लेके 254, ठीक है। यानी 254 होस्ट्स मेरे लग सकते हैं। अब अगर हम 254 होस्ट्स की बात करें कि 254 होस्ट्स कैसे लगेंगे या क्या होगा या किस तरह से प्रोसेस होगा, तो अगर किसी के पास 254 यूजर्स है तब तो ये एक आईपी पूरी खरीदा रेंज वाली 1 से लेके 254 तक, तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन निकला जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन और उसके पास 254 यूजर नहीं है, उसके पास मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 60 यूजर्स। अब 60 यूजर्स के लिए 1 से लेके 60 तक तो आप आईपी प्रोवाइड करवा दोगे, ठीक है। लेकिन फिर 61 से लेके 254 ये मेरी आईपी क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। रीजन, अब इस रेंज में से अगर 60 यूजर्स को दे दिए, या तो यूजर बढ़ाओ, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास लोकेशंस है, यानी एग्जांपल लेते हैं, एक दिल्ली लोकेशन का एरिया, एक मुंबई लोकेशन, ठीक है, एक चेन्नई लोकेशन, यानी ये लोकेशंस हैं अलग, दिल्ली मुंबई चेन्नई। अब अगर यहाँ पे आप ले खरीदते हो और आपको मिलता है 1 से 254, और यहाँ पर आपके पास ओनली 60 यूजर्स है, तो ये वाली वेस्ट हो गई। अब मुंबई के लिए आप ये रेंज में से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको नया खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आपने 254 तक खरीदा, मान के चलो यहाँ पे है आपके पास 100 यूजर्स, अगर 100 है तो भी आपके करीब 154 आईपीस बर्बाद होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आपने खरीदा, वो भी मिला 1 से लेकर 254 तक है, लेकिन आपके पास जो यूजर है वो मात्र एग्जाम्पल लेते हैं 150 है, 150 है तो भी समझ लो कि यहाँ पे 104 आपके वेस्टेज हो गए। यानी आपने 3 लोकेशन के लिए 3 आईपी खरीदी, मतलब 3 आईपी का नेटवर्क खरीदा, और तीनों जगह बहुत सारे आईपीज आपके वेस्ट हुए। कहीं पे आपके 150, कहीं 100, और कहीं पे लगता है कि सिर्फ मान लो करीब करीब
ये अप्रोक्स हो गया, ये भी अप्रोक्स 200 के आसपास वेस्टेज हो गया। तो इतने वेस्टेज को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि आप एक ही रेंज की आईपी खरीदो, जैसे 1 से 254, इसमें से 1 से 60 यहाँ यूज कर लिया, 61 से मान के चलो 160 यहाँ तक यूज कर लिया, यहाँ पे 161 से बाकी रेस्ट जितने तक जाएगा, यानी मान के चलो 254 तक यहाँ यूज कर लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर आप समझो कि मतलब ये एक ही आईपी को हम इस तरह से ब्रेक करें कि हम दिल्ली में भी यूज कर ले, मुंबई भी यूज कर ले, चेन्नई भी यूज, और मेरे को फिर ये दो जो एक्स्ट्रा मैंने को खरीदने की जरूरत पड़ी, इसकी कॉस्टिंग भी मेरी बच जाए, इसकी भी मेरी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए हम करते हैं सबनेटिंग। इतना क्लियर हुआ कि सबनेटिंग क्यों करते हैं? सर जैसे अभी आपने 3 लोकेशन बताई और तीनों लोकेशन में आपने 60-60 मतलब आप एक में 68 में 100 हमारे वेस्ट हुए, तो मतलब वो कैसे आईपी यूज कर पाएंगे, थोड़ा बताएंगे? मतलब ठीक है, एक में 60 वेस्ट हुए, एक में 100 वेस्ट हुए, वो तो एक में जस्ट 30 एग्जांपल वेस्ट हुए। दिया, एग्जांपल ये दिया कि मान लो अगर हम्म सपोज करो तुम्हारे 3 लोकेशन है, एग्जांपल देते हैं, जैसे बोला था हम्म दिल्ली, हम्म चेन्नई, मुंबई। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी 60 यूजर है तुम्हारे पास, यहाँ पे भी 60 यूजर है, यहाँ पे भी 60 यूजर, सेम लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने आईपी खरीदा, एग्जांपल लेते हैं 192 168 1 डॉट जो भी। ठीक, तो यानी कि ये 1 का रेंज का खरीदा। यहाँ पे अगर खरीदोगे तो हो सकता है 2 के रेंज का खरीदना पड़े, यहाँ पे 3 के रेंज का। अगर तुम्हें अलग अलग खरीदना पड़ेगा तो अलग अलग खरीदना पड़ेगा, लेकिन तरीका ये है कि भाई कि इस एक रेंज को खरीद कर तीनों जगह इस्तेमाल हो सकता है। इस तीनों जगह इस्तेमाल करने के प्रोसेस को कहेंगे सबनेटिंग। अब ये करेंगे कैसे? राइट। अब ये मान रहे हैं, आपने ये तो कर लिया कि चलो इतना तो कर लेंगे हम, लेकिन अब करेंगे कैसे? तो करने के लिए हमने एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो कल मैंने एक फॉर्मूला दिया था, ग्रुप में डाला भी है, ग्रुप में डाला है ना? यस सर, यस सर। फिर भी देख लेते हैं। तो ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है, ये टेबल बना कर दिया था। ये टेबल तो सबको पता है कि कैसे बनेगा। सर बता दो एक बार, सर बता दो एक बार दोबारा से। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको खरीदना है 192 168, एग्जाम्पल लेते हैं 1। अब ये लास्ट पोजीशन पे जो रहेगा, यानी आपका ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये तीनों तो कभी चेंज नहीं होंगे। जो भी चेंजेस होंगी इस होस्ट वाली जगह पे चेंज। ठीक है, अब अगर होस्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये सारे में कितने कितने बिट है? 8 बिट। तो होस्ट वाले में कितने बिट होंगे? 8 बिट। अगर 8 बिट है इसमें तो यानी कि 8 बार जीरो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन प्रोसेस है कि नेटवर्क बिट में तो हम छेड़खानी नहीं कर सकते, हमें करना है होस्ट बिट में।
तो होस्ट के बीट को हम क्या करते हैं, जो सारे जीरो हैं इनको हम 1 में बदलते हैं। नहीं, इनको 1 में बदलते हैं। तो 1 में बदलने के लिए आपको पास होनी चाहिए पहले नाम, एक कॉन्सेप्ट बताया था CIDR। CIDR वैल्यू, CIDR वैल्यू क्या दिखाता है, किसी को याद हो तो? स्लैश फ्लैश करके दिखाता है, बट दिखाता क्या है? ब्लॉक साइज 24 है ये क्या है /24? इसको बोलते हैं नेटवर्क बिट। अब यहाँ पर कितने बिट हैं, ये 3 नेटवर्क हैं, हर एक में कितने बिट होते हैं? 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो कितने हो गए तीनों मिला के? 24। तो इसीलिए बोला गया कि अगर ये वाला पोर्शन अगर सारा जीरो है तो CIDR मेरा होगा /24। ये दिखाता है कि कितने नेटवर्क बिट है आपके। और ये क्यों? क्योंकि हम क्लासलेस करने जा रहे हैं। क्लासलेस का मतलब, क्लासफुल और क्लासलेस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जब तक डिफॉल्ट वैल्यू पे है तब तक क्लासफुल, और नहीं अगर डिफॉल्ट वैल्यू कहीं भी चेंज होती है तो क्लासलेस। तो चेंज कैसे करोगे? चेंज करोगे एक एक करके। सपोज करो ये 1 कर दिया, बाकी सारे जीरो। तो मेरा CIDR वैल्यू कितनी होगी अब? 25। इस तरह से करके CIDR वैल्यू मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक एक करके बढ़ाते जा रहा हूँ, एक एक एक, बाकी सारे जीरो। फिर इस बार दो बढ़े तो इस बार 3 एक कर दिया, बाकी जीरो रखा। तो क्या आएगा आंसर? 4 बार एक कर दिया और बाकी जीरो रखा, तो क्या आएगा आंसर? फिर 5 बार किया, बाकी जीरो रखा, तो क्या आएगा? 6 बार किया, बाकी सब जीरो, तो क्या आएगा? सातों बिट ऑन कर दिया, तब क्या होगा? और लास्ट आठों बिट, जब आठों बिट ऑन हो गया तो इसका मतलब /32 हो गया। ये तो CIDR। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि डेसिमल वैल्यू कितनी है, ये तो था CIDR वैल्यू, यहाँ पर आएगा आपका डेसिमल वैल्यू, क्योंकि ये तो बिट में है। तो बिट अगर सारे जीरो हैं तो डेसिमल भी होगा जीरो। और निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1 2 4 8 16 32 64 121, यही है। अभी डेसिमल वैल्यू, अब यहाँ पर ये 1 को किया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 128। यहाँ पर दो 1 किया तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगी? 92। फिर और तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 224। फिर दो जोड़ेंगे 240। इसमें सारे पांचों को जोड़ेंगे तो 248। फिर 252, उसके बाद 254 और लास्ट 250। हो गया ये? तो यही यस सर, बनाया था मैंने, यस सर, यस सर। ये वाला। तो अब तो क्लियर हो गया कैसे बनेगा ये? यस सर। क्लास बी बी के लिए भी सेम ऐसे बनेगा फिर सर? पहले एक कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर 2 3 करोगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके ओके। ठीक है, इसलिए मैं बार बार वो नहीं बता रहा हूँ सारे एक साथ। जी जी मैं पहले क्लास सी क्लियर कर लूँ कि क्लास सी की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, क्लास सी पे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो फिर क्लास बी पे चलते हैं। श्योर। क्लास बी पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो क्लास ए पे चलेंगे। ये चीज करना है। अब इसका निकालना कैसे है? अब निकालने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया।
कि सपोज करो तुम्हारे आईपी है ये /27 पे निकालना है, तो इसके हिसाब से देखो /27 पे हमने लिया CIDR। तो पहला होता है DSM मतलब डिफॉल्ट सबनेट मास्क। डिफॉल्ट सबनेट मास्क मतलब डिफॉल्ट वाली, तो डिफॉल्ट वाली क्या है 255 255 255 0, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब इस डिफॉल्ट सबनेट मास्क से सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑन बिट। ऑन बिट निकालने का फॉर्मूला है CIDR माइनस डिफॉल्ट। तो आपका कितना आया वैल्यू वो निकाल, CIDR हो गया 27, डिफॉल्ट हो गई 24। ऑफ बिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल माइनस CIDR, 32 टोटल होता है और 27 CIDR दिया है, तो हो गई 5 बिट ऑफ, यानी 3 बिट ऑन 5 बिट ऑफ। अब ऑन वाले से जो निकलता है वो निकलता है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। तो टोटल नंबर नेटवर्क का होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ ऑन बिट्स, यानी 2 का एक्सपोनेंशियल कितना हुआ 3, तो इसका मतलब हो गया 2 को 3 बार करोगे तो आपका 8 आए। टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकालेंगे तो 2 की पावर नंबर ऑफ ऑफ बिट्स, ऑफ बिट है मेरा 5, तो 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। लेकिन वैलिड होस्ट निकालना है तो टोटल होस्ट जितना भी होगा उसमें से 2 माइनस करना। क्यों? एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर आएगा एक्चुअल होस्ट आएगा 30। अब ये होस्ट आने के बाद आपको निकालना है नया सबनेट मास्क। तो न्यू सबनेट मास्क, डिफॉल्ट तो तुम्हारा 255 255 25 लास्ट में 0 था, तो नया सबनेट मास्क लास्ट वाले में हमने बदलाव किया है। तो लास्ट वाले में बदला है तो नया सबनेट मास्क अगर टेबल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे /27 का वैल्यू कितना आता है 224, तो यहाँ पर आपको 224 लिखा। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. इसके बाद जब Yes. 224 इसके बाद हम निकालते हैं मैजिक नंबर या ब्लॉक साइज, कुछ भी बोल सकते हो, इधर ब्लॉक साइज बोलो या बहुत लोग मैजिक नंबर बोलते हैं, बहुत लोग ब्लॉक साइज बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि 256 में से जो भी नया वैल्यू आया वो माइनस, यानी न्यू सबनेट वैल्यू। तो न्यू सबनेट वैल्यू आया मेरा 224, तो मेरा आ गया आंसर मैजिक नंबर कितना हो गया 32। अब 32 का मतलब होता है सब नेटवर्क का मतलब होता है टेबल ऑफ मैजिक नंबर, ये जो मैजिक नंबर इसका टेबल। अब 32 0 जा 0, फिर 32 32 जा 64 96, फिर 128 160 ऐसे करके टेबल लिखोगे। तो अगर पहला 0 है दूसरा 32 है तो पहले वाले की रेंज क्या होगी 0 से लेके 31, और 32 से ले दूसरे की होगी 32 से लेके 63, ऐसे कैसे करके रेंज बना। अब अगर मुझे तो पहला, हाँ जैसे ये रेंज बनी है तो ये अलग अलग नेटवर्क हो गया फिर क्या? हाँ अलग अलग नेटवर्क हो गए। अब मान लो मान लो दिल्ली में ये वाला इस्तेमाल कर लो, मुंबई में ये इस्तेमाल कर लो, चेन्नई में ये इस्तेमाल कर लो, किसी और शहर है वो है पे ये इस्तेमाल कर लो, कोई और शहर है वहां ये इस्तेमाल कर लो, यानी यहाँ पर तो बन गए सर 8 हमारा, नेटवर्क। हाँ ये हमारे 8 नेटवर्क बन गए, तो इसका सबनेट फिर ऐसे ही आएगा 255 255 255 हाँ हर जगह 224। 224 होगा। जब भी इसके थ्रू इस्तेमाल करोगे तो 224 का इस्तेमाल करोगे लास्ट में। हाँ 22 24 का मीन्स के ये जितने भी नेटवर्क बने हैं इसके लिए सबनेट मास्क यही यूज होगा। हाँ सबनेट मास्क वही रहेगा। हाँ तो सर जैसे ये 224 लास्ट -255 है, ये भी मतलब कि ये भी यूजेबल है ना? क्या हो गया फिर से बोलना। जैसे ये लास्ट में हमने लिखा ना 224-255 लास्ट वाला 8 वाला हाँ हाँ नेटवर्क हाँ जो हाँ बनाया हमने, हाँ ये भी मीन्स यूजेबल ही है ना? हाँ 224 से लेके 255, क्योंकि लास्ट 256 तक होता है ना, सॉरी 255 तक हम्म होता है ना। हम्म तो 224 में अगर 32 प्लस करोगे तो 256 आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, हाँ इसीलिए 224 तक रोक दिया। तो 224 से 255 तक की एक रेंज रहेगी। हाँ, एक रेंज है। ठीक है। ठीक है, बाकी फिर आईपी लिखने का तरीका। जी। अब इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने /27 पे बनाया,
आप लोग /25 पे करो, /26 पे करो, 28 पे करो, फॉर्मूला सारा सेम, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं, फॉर्मूला जैसे पूरा बताया ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक रहेगा। बस वैल्यूज आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पे 27 की जगह एग्जांपल लेते तो 28 हो जाता तो क्या क्या हो। ये आप पहले प्रैक्टिस करोगे पूरी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने कहा जैसे सर ये मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ नेट टोटल नंबर ऑफ, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, योगेश का नेटवर्क गया। मुंशन जी, रविकांत जी, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? पहले बताओ, आप लोगों को समझ में आया तो। जी सर, समझ में आया। नहीं हो पाया? क्लियर है सर। क्लियर सर है? आ रही है भाई? हाँ आ रही है, बताइए। सर मैं जैसे ये बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स टू हम्म, कॉमन नंबर ऑफ बिट्स टू 3 = 8, मतलब ये कैसे हुआ, बना मतलब? मतलब इसका मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ ऑन बिट, ऑन बिट। तो तुम्हारे सुविधा के लिए बता दूं, यानी कि 2 की पावर का मतलब क्या है, 2 to the एक्सपोनेंशियल, जो भी हो रहेगा। पावर ना लिख के मैं यही सिंबल लिख दूं तो ज्यादा इजी समझ। ठीक है। नंबर ऑफ ऑन बिट कहाँ कितना निकला था यहाँ? 3। तो मेरा 2 की पावर 3 कितना होता है? नंबर ऑफ बिट्स एरिया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 8 नहीं 8 वो नंबर ऑफ बिट्स CIDR डिफॉल्ट टाइम -24 = 3। सर हाँ, ये क्या है? ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है? तो ये और ABC क्लास में तीनों में सेम चलेगा? सब में सेम चलेगा। ओके। बस अभी पहले सी की प्रैक्टिस कर लो, अगर सी पूरा क्लियर हो जाए तो फिर मैं एक बार बी कराऊंगा। ठीक है। नहीं तो अभी बी में कराऊंगा। वही बोल रहे हो ना बार बार, क्या बी में भी होगा, ए में भी होगा? ये एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये एक फॉर्मूला सारे क्लासेस में चलेगा। ओके। नंबर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ऐसे रखना है कि आपका आंसर सीधे जो नंबर वन जो बोला ना, 1 10 और 0/27 से सीधे आंसर लास्ट वाले तक पहुंच जाना। इतना प्रैक्टिस करना। ठीक सर, ठीक है। कि आपको बीच का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए। और ये एक दो बार पूरा करने से होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर समझना है अच्छे से तो 2-3 बार पूरा पूरा लिख के, मतलब जैसे अभी यहाँ /27 की जगह फॉर्मूला सेम रखो, /27 की जगह /29 करो, तो क्या क्या बदलाव होगा, तब कितनी वैल्यू आएगी, कितने नेटवर्क होंगे, बताओ, उसके बाद समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है, तो ये तो हो गया अभी आपका ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट राउटर्स पे। ठीक है, अब एक्चुअल राउटर पे, तो राउटर के लिए हमें सिस्को के थोड़े जानने पड़ेंगे प्रोसेस, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि सिस्को का क्या है और किस तरह से हम राउटर्स पे वर्कआउट करेंगे, या राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, वो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपको सारा ओवरव्यू में दे चुका नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग का बेस, और वो पहले से भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज था, इसलिए सीखने का मेन पॉइंट सबनेटिंग आनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये भी करते रहेंगे प्रैक्टिकल भी थोड़ा। तो सबसे पहले हम समझते हैं राउटर के फंक्शंस थोड़ा सा, कि राउटर क्या है या किस तरह से वर्क हो रही है, कैसे काम कर रहा है, वो थोड़ा सा हम समझ, यानी हम बोलते हैं हम राउटर्स की थोड़ी स्टोरी समझते हैं। ठीक है, सिस्टम ने जो भी है ये दो पार्ट में आपको डिवाइड किया हुआ है, पहली बात बता रहा हूं। एक होता है राउटिंग और दूसरी पार्ट है इसकी स्विचिंग। ठीक है, आप कोई भी पार्ट पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ प्रैक्टिकल्स राउटिंग्स पे है, कुछ प्रैक्टिकल स्विचिंग पे, और कुछ प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर है, ताकि आपको सारे फंक्शन समझ में आ जाए। राउटिंग के लिए आपको राउटर्स डिवाइस पढ़ने पड़ेगी, और स्विचिंग के लिए आपको स्विच जानना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में अभी चलते हैं हम लोग एक एक करके। तो राउटर्स के लिए आपका जैसे पढ़ने से पहले, क्योंकि ये सिस्को के डिवाइसेस है, तो सिस्को ने इसके लिए कुछ लेयर्स बना रखे, जैसे आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा, आपने टीसीपी/आईपी मॉडल पढ़ा, वैसे ही एक है आपका सिस्को मॉडल, या जिसे हम सिस्को लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्को मॉडल के हिसाब से यहाँ पर आपके 3 लेयर होते हैं मेनली, इसको भी डिवाइड किया हुआ है 3 लेयर पे। सबसे पहला अगर आपको बोला जाए, जो बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेस लेयर। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर क्या है आपके हिसाब से, इस नाम से क्या समझ में? एक्सेस कैसे करना राउटर को? हाँ, एक्सेस करना, ठीक किसी है, भी पोर्ट पोर्ट को कैसे एक्सेस करना है। एक्सेस वेरी गुड। और कुछ? पोर्ट उसमें को उसका जैसे पीसी से कंट्रोल लेने के लिए क्या एक्सेस करना है ये? पीसी की पोर्ट और स्विचेस के पोर्ट आपस में कनेक्टिविटी के लिए ये एक्सेस लेयर पोर्ट चलाई जाती है। बहुत बढ़िया, अभी भी सही जा रहे हो। एनेबल मोड जो करना है। देखो ये जनरली क्या कहलाता है, मैं आपको एक सिंपल ढंग से बताऊं, इसको बोलते हैं, सिस्को का जो मॉडल जो है इसको बोला जाता है बेसिकली, वो है हायरार्किकल मॉडल बोल, हायरार्किकल मॉडल। हाँ, ठीक है, यानी हायरार्किकल मॉडल है या हायरार्किकल बोल सकते हो, नेटवर्क डिजाइन है ये। एक्चुअल में इसमें से जो पहला पार्ट रहता है जो होता है एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर ज्यादातर शो करवाता है आपका एंड यूजर डिवाइसेस।
ठीक है, वो एंड यूजर डिवाइसेस जो कनेक्ट होता है नेटवर्क से। अब आप बता सकते हो एंड यूजर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? पीसी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, वेरी गुड। प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स। प्रिंटर्स एंड क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स मशीन्स, हाँ वेरी गुड। वाईफाई। फोन्स। वाईफाई, यस सर, टेलीफोन, वाईफाई फोन्स हो वाला गया, नंबर आई ये आई वेरी गुड। आईपी आईपी फोन्स एंड बस सर। काफी है। एक्चुअल में इस लेयर पर ही सारे काम होते हैं। इस लेयर पे आपकी एक एक चीज अप्लाई होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर अप्लाईज किए जाते हैं आपके, एग्जांपल देते हैं नेटवर्क पॉलिसीज। पॉलिसीज भी यहीं पर इस्तेमाल होगी। वीलैंस का कॉन्सेप्ट अगर बोला जाए इसी लेयर पे इस्तेमाल होता है। आपका क्यूएस का सर्विस अगर बोला जाए, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी, यानी मैक्सिमम जो होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, जितने भी मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस पर हो। और ये एक्चुअल में हमारे पास जो डिवाइस होती है वो काम हम इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई है। अब अगर इसमें हम बोलते हैं कि राउटर्स भी इसके अंदर में आते हैं, तो राउटर्स के कौन से सीरीज आते हैं? एक्चुअल में राउटर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? राउटर को अगर हम समझे, तो राउटर यहाँ पर पहचानने के लिए या राउटर की फंक्शनलिटी को पहचानने के लिए राउटर्स को सीरीज नंबर दिए। ठीक है, जैसे कि आप समझते हो मोबाइल फोन खरीदते हैं हम, तो मोबाइल के भी सीरीज आते हैं ना, एन सीरीज, एम सीरीज, या उसका मॉडल का कोई नंबर आता है या मॉडल कोड आता है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आईफोन खरीदते तो आईफोन 5 खरीदा, आईफोन 6, आईफोन 7, तो दीज आर द वर्जन्स, या उसका मॉडल नेम बोल सकते हो। ठीक है, चाहे वो सैमसंग में बोलो M21, M20, A5, A4, ऐसे समथिंग बहुत सारे आते हैं। तो इसमें फर्क क्या होता है ये सब मॉडल नंबर से? इन सब मॉडल नंबर में फर्क क्या होता है? फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा होते फीचर्स, हैं। वेरी गुड। किसी में कैमरा हो सकता है, किसी में कैमरा की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी में प्रोसेसर अच्छा होता है, किसी में कुछ, यानी सब का फीचर्स के हिसाब से हमें जो फीचर समझ में आता है हम बोलेंगे। चाहे वो ओप्पो का फोन हो, चाहे माइक्रोमैक्स का फोन हो, चाहे जो भी हो। माइक्रोमैक्स के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये मॉडल से क्या पता चलता है? फीचर्स और ये सब। उसी तरह से राउटर्स को भी पहचानने के लिए उनके सीरीज नंबर दी जाती है, यानी राउटर की पहचान उनके सीरीज नंबर से होती है। तो एक्सेस लेयर पे ज्यादातर जो राउटर्स जो आते हैं वो इन सब सीरीजेस के आते हैं, जैसे 800 सीरीज, या 1700 सीरीज, 1800 सीरीज, 2500 सीरीज, 2600 सीरीज, ये सब लगभग राउटर ज्यादातर चलते हैं जो आपके कहलाते हैं एक्सेस लेयर। दूसरा लेयर होता है इसका जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से क्या समझते हो? जो सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो मीन्स राउटर के थ्रू जो कमांड आती है, जो भी सेटिंग है उसमें रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ उसके थ्रू मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना देखो, आगे एंड यूजर तक। सही जा रहे हो, सही सही। ये एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं इंटरमीडियरी लेयर। इंटरमीडियरी लेयर मतलब किसके किसके बीच? एक्सेस लेयर और इसके ऊपर एक और नेक्स्ट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कोर लेयर। इनके बीच का इंटरमीडियरी लेयर जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का काम होता है एक्सेस लेयर से जो भी फंक्शनलिटी, जो भी काम हो गया है उसको, उसके ट्रैफिक, उसकी चीजों को आगे एग्रीगेट करना कोर लेयर, यानी डेटा फ्लो में हेल्प करना। तो यहाँ पर भी कुछ पॉलिसीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि अगर कोई बोले कि भाई
इस लेयर पे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर बात करते हैं हम राउटिंग के फंक्शन या फिल्टरिंग के फंक्शन, ठीक है, या ACL वगैरह लगाना, ठीक है, ताकि कंट्रोलिंग ट्रैफिक बोल सकते हो। ये सब काम जो रहेगा ये ज्यादातर इस पे प्रोवाइड होता है। इसके अलावा ये QoS की सर्विस भी देता है, जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ पॉलिसी एनफोर्समेंट करता है। इसी लेयर पे सारा कुछ होता है, ठीक है। ये सब कुछ फंक्शंस है जिसके बेस पे काम होता है। तो अब अगर बोला जाए कि भाई इस पे कौन से राउटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे राउटर्स की जो सीरीज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है 3600, 3700, उसके बाद आता है 3800, तो आता है 4500, इसके बाद आता है 6200, इसके बाद आता है 6500 अप्रॉक्स सीरीज, ठीक है। यही सब कुछ सीरीजेस जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तीसरा और मेन लेयर होता है जिसे हम कहते हैं कोर लेयर, यानी लास्ट लेयर जो है हमारा वो कोर लेयर है। कोर लेयर में क्या होता है, कुछ आइडिया? कोर लेयर सर मैनेज करता है एक्सेस लेयर को। नहीं, एक्सेस लेयर के ऊपर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आता है कोर। कोर लेयर कोर लेयर जैसे को बोला जाता है, मैं आपको बताता हूँ, इट इज द बैकबोन। मैनेजेबल। किसी भी नेटवर्क का जो है वो बैकबोन होता है, कोर लेयर ही इसका बैकबोन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर बात किया जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन। यानी यहाँ पर डेटा रुकता नहीं है, डेटा को यहाँ पर कोई ज्यादा फंक्शनिंग नहीं लगता, ज्यादा पॉलिसी नहीं लगती है। ये सिर्फ इतना है कि आपका डेटा ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो, हाई स्पीड डेटा ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, इसका मेन काम है किसी भी तरह से, इसका बोल सकते हो मेन काम यही है कि पैकेट को बहुत जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं तो सबसे इजी तरीका है, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे पे गाड़ियां किस स्पीड से चलती है? 80-90 स्पीड। 90, 100, जितना स्पीड चला सको। वहां कोई स्लो गाड़ी जाएगी तो वो पहले क्रैश हो जाएगी। तो जो, और वहां पर आप देखोगे ना रेड लाइट्स होती है, ना चेकिंग होती है, ना कुछ खास चीज, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता। तो कोर लेयर इज इक्वल टू, समझ लो, नेशनल हाईवे। जैसे नेशनल हाईवे होता है वो होता है तुम्हारा कोर लेयर। कि कोर लेयर का भी फंक्शन यही है कि कोर लेयर पे जो राउटर्स काम करते हैं उनमें कोई पॉलिसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसका एक ही काम है, डेटा को एकदम हाई स्पीड, जितना स्पीड से जा सके डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसपोर्ट करना, बस। तो कोर लेयर पे ना तो कोई ज्यादा फंक्शनिंग होती है, ना ज्यादा कोई फिल्टरिंग करता है, ना किसी तरह का कोई अप्लाई होता है। अब नेशनल हाईवे के बाद आता है, अगर बोला जाए तो सब शहर आते हैं, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू, जिसे हम बोलते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT रोड क्या रहता है, वो मतलब डिवाइड होता रहता है, हर शहर के लिए अलग अलग एक स्पेसिफिक रोड जाती है, ठीक है। तो वो जो कहलाएगा ना वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। वहां पर भी क्या होती है, फिल्टरिंग होती है, फिल्टरिंग होती है कि भाई कि किसको किस तरफ जाना है, ये फिल्टरिंग कर सकते हैं। एक्चुअल काम होता है एक्सेस लेयर पे। तो एक्सेस लेयर पे समझ लो आपका ये लोकल रोड, यानी मेन रोड जिसे हम बोलते हैं। अब वहां पर देखोगे तो चेकिंग भी हर जगह होती है, यानी पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं,
वहां पर देखोगे रेड लाइट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी आपका डेटा फुल स्पीड पे नहीं जा सकता कभी। क्यों? तो उसी तरह से एक्सेस लेयर पे पता चलता है जितनी कॉन्फ़िगरेशंस की करनी है वो सारे एक्सेस लेयर राउटर्स पे ही, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन। कोर लेयर इज फॉर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल सी बात। अब अगर यहाँ पे कोई पूछता है राउटर की सीरीज क्या वर्क करेंगे, तो यहाँ पर राउटर्स की सीरीज आ जाती है करीब 7500, 8500, इस तरह के जितने भी सीरीजेस हैं, ये 9500, फिर कितना 1000 का 10,000 का सीरीज भी आता है, अप्रोक्स 12,000 सीरीज तक। इस तरह के बहुत सारे सीरीज और भी हैं, वो सारे जो होते हैं वो कोर लेयर की सीरीज। ये सिस्को ने लेयर डिफाइन किया है राउटर्स को समझने के लिए। ठीक है। तो सर एक चीज पूछनी चाहिए, हाँ, जैसे ये आपने बताया एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर, अगर सपोज हमने अपने कंपनी में यूज करना होगा तो राउटर कौन सा, ये कोर लेयर वाला ही यूज करेंगे? थोड़ी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर तो बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर हमने अपनी कंपनी के लिए सपोज करो यूज करना होगा तो हम कोर लेयर वाला यूज करेंगे, सीरीज वाला, कोर सीरीज वाला। लेयर वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आईएसपी। कंपनीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है एक्सेस लेयर। इन राउटर्स को सिस्को एक्सेस राउटर्स भी कहते हैं, क्योंकि राउटर्स ये एक्सेस लेयर के राउटर। और डिस्ट्रीब्यूशन वाले को बहुत लोग बोलते हैं, मतलब सिस्को एक नाम दिया है, सिस्को बोला जाता है सिर्को सर्विसेज एग्रीगेशन राउटर्स, इसको नाम है। और कोर लेयर वाले सीरीज वाले को बोला जाता है टिपिकल कोर सीरीज वाले में आता है। ये सिस्को एक्सेस राउटर्स भी होते हैं, और इसको एक और चीज कोई कोई इस कैटेगरी में भी डालता है, सिस्को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज। ये तीन लेयर आपके कहलाते हैं सिस्को लेयर। ये सिस्को लेयर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब ये तीन लेयर के राउटर्स तो हो गए, क्योंकि ये सारे राउटर्स हैं। और इन राउटर्स तो अब राउटर्स की जनरली होती है, सबसे पहले हम राउटर के भी हार्डवेयर होते हैं, राउटर के भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। राउटर के हार्डवेयर में आपके वो सारी चीजें आती हैं जो एक कंप्यूटर में आती है। ठीक है। जैसे आपका मेमोरी कंप्यूटर में होता है, तो मेमोरी में अगर कंप्यूटर में होती है रैम, तो यहाँ पर भी आपका होता है रैम। ठीक है। अगर कंप्यूटर में बात करें प्रोसेसर, तो यहाँ भी प्रोसेसर। अब डिफरेंस में क्या है, अगर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर में होता है आपका हार्ड डिस्क, जहां पर आप डेटा पूरी तरह से स्टोर करते हो। यहाँ पर होता है एनवी रैम, जहां पर आपका डेटा स्टोर हो। ठीक है। यहाँ पर होता है एनवी रैम। एनवी रैम को बोला जाता है, जैसे हार्ड डिस्क में, अगर हार्ड डिस्क की बात करो तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें होती हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है, और साथ में जो डेटा स्टोर करना है वो भी होता है। ये हार्ड, अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो।
एनवी रैम की अगर बात करोगे तो यहाँ पे दो तरह की मेमोरी, मतलब अगर राउटर की बात करोगे तो यहाँ पे रैम का तो रैम होता ही है, जहाँ पर आपके लगभग मतलब डेटा टेम्पररी स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं। यहाँ एनवी रैम में जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग मेमोरी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसे हम बोलते हैं ईईपी रोम, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी। इसके अंदर होती है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है आईओएस। क्लियर है इतना? और रैम में स्टोर होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है, समझ लो। रैम में रहता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है वो कॉन्फ़िगरेशन जिस पर आप काम कर रहे हो करेंटली, बट उसे आपने सेव नहीं किया है। जैसे हम वर्ड खोलते हैं, वर्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हम उसे सेव नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो वर्ड वाली फाइल तब तक रैम में हो। अगर लाइट गई तो रैम खत्म, यानी रैम की मेमोरी खत्म, तो तुम्हारा जो वर्ड की फाइल कुछ भी लिखे होगे वो भी खत्म। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है रैम, यानी इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ भी कर रहे होगे काम या कोई कॉन्फ़िगर कर रहे होगे वो तब तक रहेगा जब तक इसके पास पावर रहेगी। पावर खत्म, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जीरो। अब लेकिन हमारे पास हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं, तो जब भी हम ऑन करते हैं चाहे मशीन बंद करके दोबारा भी चालू करो तो तुम्हारा विंडो खुल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर विंडो चाहिए तो यहाँ पे विंडो बोलते हैं आईओएस, जो कि होता है ईईपीरोम में। और किसी भी तरह का जो डेटा रखते हो जो जिसे हम कहते हैं यहाँ पर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब भी कोई काम किया, यानी जैसे मान लो वर्ड की फाइल हमने सेव कर लिया तो हम बाद में कभी भी ऑन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हो तो वो कहलाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और वो रैम से उठकर चला आता है एनवी रैम, यानी एनवी रैम इसका हार्ड डिस्क। अब क्लियर है? एक और चीज, क्लियर। अब जैसे कंप्यूटर में होता है रोम, इसमें भी होता है रोम। ठीक है, अब यही रोम जो है ना, यही है तुम्हारा ईपी रोम। ठीक। अब राउटर के एक्सरसाइजेस जैसे जो करने हैं हमें या कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमारे पास सिमुलेटर्स के थ्रू हम यूज करेंगे अभी फिलहाल। अब ये हमारे पास दो तरह के सिमुलेटर्स हैं। नंबर वन, पहला बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं पैकेट ट्रेसर। आप इसका यूज कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा हमारा है जीएनएस। ठीक है, यानी दोनों में से जो आपको चाहिए आप उसका यूज कर सकते हो। दोनों में ही कैपेबिलिटी है काम करने की। जीएनएस इज मोर एफिशिएंट देन पैकेट ट्रेसर, ये है। ठीक है, क्योंकि जीएनएस में आप पैकेट ट्रेसर का आप कोई भी फाइल कोई भी चीज रन अप कर सकते हैं, यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। जीएनएस जो है वो ओरिजिनल राउटर की तरह वर्क करता है, इसीलिए पैकेट ट्रेसर में कुछ फंक्शनिंग तो नहीं होगा लेकिन जीएनएस में है। वेरी गुड मंजन जी। तो अब दोनों सिमुलेटर कैसे वर्क करते हैं या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल जब करना हो तो सिमुलेटर का यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब पैकेट ट्रेसर जो है वो आपको किधर से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये आपको है
अगर आपके पास सिस्को की आईडी है तब तो आप पैकेट ट्रेसर का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट वाला, नहीं तो आपको क्रैक वर्जन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करके, अगर सिस्को की आपकी आईडी है तो आप सिस्को की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अब ये सिस्को की आईडी दो जगह पे बनती है। ठीक है, तो आप अगर बनाकर ट्राई करोगे तो एक बार ट्राई कर लेना। मैं ऑन करके एक बार दिखा रहा हूँ। ये है सिस्को का पैकेट ट्रेसर। ठीक है, अब मेरा तो लॉगिन है, हाँ, नहीं लॉगिन है, तो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले जब भी खोलोगे तो यहाँ पर ये चीज आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर की लॉगिन चाहिए। ठीक, अब ये लॉगिन आप या तो बनाओ सिस्को के स्किल्स फॉर ऑल पे या नेटवर्किंग एकेडमी पे। ये दोनों के दोनों ही सिस्को की वेबसाइट से, आपके दोनों में अगर किसी पे भी आईडी है तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आईडी नहीं है तो वही सिस्को की, जब आपको एग्जाम दोगे तो आपकी आईडी इसमें बन जाएगी, और नहीं तो किसी, आप एक दो बार ट्राई कर सकते हो, अगर आपके आईडी पर ये परमिशन दे दे तो बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, किसी एक पे भी लॉगिन करना है। मैं एक काम करता हूँ, 3 मंथ्स के लिए बार बार कौन करेगा। तो लॉगिन करने के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हो। डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप करके देखो। ठीक है, तो अगर बन जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप अपनी आईडी दे सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, मेरा तो लॉगिन हो गया। तो आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सीरीज ऑफ राउटर्स भी दिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जब देखोगे, यहाँ देखो नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे राउटर्स, स्विचेस, हब, वायरलेस डिवाइस, ये सिक्योरिटी डिवाइस, और ये वैन नेटवर्क का एमुलेशन दिखेगा। आइए मैं आपके राउटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स पहले से इनबिल्ट राउटर मौजूद है। यहाँ पे 4300 सीरीज का है, 1900 सीरीज का है, 2900 सीरीज का है, 8100 सीरीज का है, 800 मतलब 800 सीरीज का है, 829 सीरीज का है, 819 सीरीज है, 1240 सीरीज, 1841, 2600 सीरीज और 2800 सीरीज। ये कुछ राउटर्स हैं। ठीक है, आप इन राउटर्स में से किसी भी राउटर का यूज कर सकते हो। उसी तरह से अगर मुझे स्विचेस देखने हैं तो मैं स्विच पे भी जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो स्विच का भी आपको सीरीज नंबर दे रखा है। 2500 सीरीज होगा, 2900 सीरीज होगा, 3500 सीरीज, 3600 सीरीज, ये सब जो है ये स्विच के सीरीज है। इसके अलावा आप अगर हब पे जाओगे तो हब वाले ऑप्शन पे हब मिलेंगे, वायरलेस डिवाइस पे जाओगे तो वायरलेस डिवाइस मिलेंगी बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में आप अपने डिवाइसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। इतना क्लियर है, पहले इतना समझ में आया।
दूसरा। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये देखो, अब ये पैकेट ट्रेसर मिलेगा किधर से? तो मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, आप उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बड़ा वहाँ पे क्रैक्ड वर्जन सब मिलते हैं। आपको साइट खोलनी है getintopc.com। ठीक है, इस getintopc में आप यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे क्रैक वर्जन के साथ मिलेगा। ये देखो, सिस्को पैकेट से 2023 फ्री डाउनलोड है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। जब इस पर क्लिक करोगे, और ये डायरेक्ट लिंक है डाउनलोड का, तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल मिलेगा। और आपके पास ये डाउनलोड फुल सेटअप करोगे तो आपके पास पासवर्ड मिलेगा। उस सेटअप को इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक क्रैक का फाइल भी रहेगा। उस फाइल को रीडमी में पढ़ लेना, वो कैसे कैसे क्रैक करना है वो कॉपी करना होगा खाली, और कुछ नहीं। कॉपी करके पैच करना, तो आपका क्रैक हो जाएगा। तो फिर ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछाएगा। अगर नहीं भी बनता तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला टूल जिसकी मदद से हम इंस्टॉलेशन, मतलब हम ये काम कर सकते हैं। हम्म। और यहाँ पर आप राउटर्स को उठाकर बड़े इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी राउटर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिस इज द वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस का यूज करके आप राउटर्स का यूज कर सकते हो। एक तो हो गया सिमुलेटर, ये इस सिमुलेटर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा सिमुलेटर बात करते हैं। दूसरा सिमुलेटर जो है उसे हम कहते हैं जीएनएस। और जीएनएस कहाँ से मिलेगा? तो जीएनएस के दो पार्ट में आप कर सकते हो। नंबर वन, अगर आपको बेस मशीन यूज करना है तो आप बेस मशीन का रिसोर्स यूज कर सकते हो, और नहीं तो साथ में एक वर्चुअल मशीन बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, और वर्चुअल मशीन वाले में फायदा ये होता है कि आप बड़े इजीली, यानी सिस्टम के रिसोर्सेज का कम यूज करता है, और ऊपर से ये भी है कि आपका वर्चुअलाइजेशन में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स होता है। और अगर करंट भी होता है तो दोबारा वर्चुअलाइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए दो पार्ट में आपको इंस्टॉल करना होता है। एक होता है आपको जीएनएस का एप्लीकेशन, और दूसरा आपका जीएनएस का वीएम। ये दोनों होंगे तभी आपका काम करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलेगा आपको? आप सर्च करोगे, ये भी आप चाहो तो वहां से भी उठा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे सर्च करो GNS3 डाउनलोड। तो यहाँ पे GNS3 की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी और साइट से इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ पर सर्च कर लो, और आप उस साइट से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ये GNS3। ये GNS3 का आप डाउनलोडिंग है, आप बड़े इजीली तरीके से GNS3 को डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड GNS3 लेटेस्ट वर्जन, और GNS3 का जो भी आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। साथ में आपको जीएनएस का वीएम भी डाउनलोड करना है। तो मैंने दोनों डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा जीएनएस का वीएम, VMware वर्कस्टेशन का ये GNS3 वीएम मिला है। और दूसरा है मेरा ये जीएनएस का एप्लीकेशन।
अब मैंने क्या किया है कि जीएनएस और वीएम दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब मैच करवा दिया है। तो अब जब भी मेरे को काम करना होगा, मैं जीएनएस के वीएम को भी चालू करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं जीएनएस जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे जीएनएस इंस्टॉल्ड है, तो मैं जीएनएस खोलता हूँ। ये जीएनएस का कंसोल खुल गया, जहां से आपको प्रैक्टिकल करना है। ये डेस्कटॉप खुल गया, डेस्कटॉप को तो अभी रिसोर्स यूज कर रहा है। अब जीएनएस 3 वीएम इज स्टार्टिंग। तो देखो ये वीएम मेरा अपने आप चालू हुआ, मैंने वीएम चालू नहीं किया। ये देखो ये सब अपने आप ऑन होगा, अपने आप ऑन होगा। ये किसकी वजह से? उस जीएनएस एप्लीकेशन की वजह से। ये जीएनएस एप्लीकेशन जब भी चालू करोगे, अगर आपका वीएम चालू नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक उसे ऑन कर देगा। तो सर ये वीएम प्ले हाँ, वीएम क्या? क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही। सर मुझे पूछना था कि जैसे ये जीएनएस है, तो इसको इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे होगा? मैंने कर रखा है पर उसमें मैंने वीएम नहीं करके रखा हुआ। तो जीएनएस का अगर ऐप है, डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल कर लो। मैंने कर रखा है पर वीएम नहीं इसमें लेकिन से जीएनएस इंस्टॉल का कर वीएम भी रखा। डाउनलोड करके करना पड़ेगा, ताकि वीएम के साथ कनेक्टिविटी हो जाए। और इसमें सर जो है राउटर वगैरह है वो कैसे उसका तो एक फाइल होती है जो कि उसका वर्चुअल फाइल होती है, वो डालना पड़ता है इसमें। हाँ, वो सारा आप मुझे एक बार बता देना इसमें। पहले ऑन होने को जरा। ठीक है, ये देखो ये जीएनएस में अभी मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो ये जीएनएस 3 वीएम भी रनिंग होने लगा, ग्रीन हो गया ये भी। ठीक है, अभी मेरे में भी कोई भी राउटर ना ऐड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे में। राउटर पे क्लिक करूंगा, कोई राउटर ऐड नहीं है। डिफॉल्ट के रूप में अगर देखूंगा तो यहाँ पे कनेक्शन में ये सब इथरनेट स्विच वगैरह है। कंप्यूटर में वीपीसीएस नेट या क्लाउड है, लेकिन राउटर्स है नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? राउटर को ऐड करना है। और वीएम के साथ अटैच कैसे करोगे, ये भी है। फाइल में जाओगे, फाइल में एडिट में प्रेफरेंस में जाओगे। प्रेफरेंस में आपको मिलेगा पहला जीएनएस 3 वीएम का अगर ऑप्शन है, तो जीएनएस 3 वीएम देखो मेरा इनेबल है। और ये किस पे चल रहा है? VMware वर्कस्टेशन पे। और यहाँ पर इसका पोर्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। सर तो अगर अगर आप हाँ, फर्स्ट टाइम अगर इसको इंस्टॉल करना है तो मैंने यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। हाँ, पहले जीएनएस वीएम बना लो, वीएम को फिर एनेबल करना पड़ेगा। ओके। जब तक आप वीएम को एनेबल नहीं करोगे, वो वीएम काम नहीं करेगी VM के साथ। यस, ठीक है। ठीक है, ये मेरा लिंक है। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? सपोज अभी जैसे मेरे राउटर पे कोई राउटर नहीं है, ठीक है, खाली पड़ा है। तो मुझे यहाँ पे राउटर ऐड करनी है, तो राउटर ऐड करने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा एडिट में, प्रेफरेंसेस में। यहाँ पर देखो सबसे, इसमें आकर आप यहाँ पर देखोगे नीचे iOS डायनामिप्स के अंदर दिया हुआ है iOS राउटर्स। अभी मेरा यहाँ पे कोई राउटर अटैच नहीं है, कोई भी राउटर नहीं है। ठीक है, और कोई राउटर नहीं है तो राउटर को कैसे प्रोसेस में डालना है?
यानी राउटर कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको राउटर के इमेज फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि आपको डिफरेंट साइट्स पे मिल जाता है। ठीक है, इमेज फाइल डाउनलोड करने के बाद सपोज करो मैं भी देखो मेरा है ये नहीं। ये इमेज ही तो डाउनलोड हुआ, हाँ ये वाला। तो इसको 2600 सीरीज का ये 2 इमेज मैंने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, वो जिप फाइल में था इसलिए मैंने बाहर कर दिया। अब ये इसके अंदर में जाओगे, नॉर्मल फाइल कहाँ गई, रहा। इसके अंदर में जाओगे, यहाँ पे सिस्को 2600 में देखो ये 2 फाइल मुझे दिख रही है, एक mz.124, दूसरा भी एडवर्टाइजमेंट एक एडवर्टाइजमेंट सिक्योरिटी वाला। ठीक है, तो आपको कोई भी एक या चाहो तो दोनों भी ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यू। न्यू करने के बाद मेरे को क्या यहाँ पे करना है, रन रन दिस iOS राउटर ऑन द जीएनएस, क्योंकि मैं तो जीएनएस पर रन। सर इसमें स्विच L3 स्विच भी इंस्टॉल हो सकता है? सब कुछ L3 स्विच अगर मैंने इसमें मान लो उसकी करनी है, फाइल करनी है, तो वो किस में आएगा, राउटर में आएगा कि इथरनेट स्विच में आएगा? वो, और इसमें नहीं आएगा, वो स्विच में आएगा। ये जो ऊपर लिखा है वेल्ड एंड में हाँ वो इथरनेट स्विच ये देखो, ये कैंसिल करता हूँ, ये रहा इथरनेट स्विच। ओके, इसमें मेरा L3 भी हो जाएगा, L2 भी हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा इसमें? कोई भी आपको जो भी डालना है वो इथरनेट स्विच में उसका इमेज डाउनलोड करना है और इसमें ऐड करना है। ऐड कर देना है। बस इसमें ठीक राउटर का है। ऐड करके दिखा रहा हूँ। अब iOS राउटर्स पे जाओगे, यहाँ पे न्यू करोगे। न्यू करने के बाद ये करना है, रन दिस iOS राउटर ऑन जीएनएस वीएम, क्योंकि वीएम मैंने इसीलिए बोला है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद iOS इमेज की बात करेगा, ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद मेरे को कहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा। डाउनलोड्स में मैंने ये रहा, ये इसके अंदर डाउनलोड कर रखा है। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ एक, कोई भी। ओपन, वुड यू लाइक टू डिकम्प्रेस, यस। ये आ गया आपका इमेज, कि भाई यहाँ से ये इमेज उतारेगा। ये इमेज उतारने के बाद आप करोगे नेक्स्ट, इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकमेंडेड हो मत। नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये कौन सा सीरीज का राउटर है, 2600 सीरीज का राउटर। ठीक है, आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये डिफॉल्ट रैम इसकी जो बाई डिफॉल्ट है वही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस मत करना, क्योंकि ये तो इमेज फाइल पहले से बनी बनाई है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट करते रहना है। हाँ, यहाँ पर आपको अगर पोर्ट्स और चाहिए, क्या क्या पोर्ट, अभी फिलहाल ये जो बोल रहा है 1E का मतलब होता है इथरनेट पोर्ट अवेलेबल है, एक इथरनेट पोर्ट। अगर आपको और कोई पोर्ट चाहिए, जैसे 4 इथरनेट चाहिए, तो 4 इथरनेट यूज कर सकते। स्लॉट 2 अब खाली है, इसमें क्या यूज, नहीं स्लॉट 1 2, इसमें 2 ही स्लॉट है, 0। तो मान लो 4 इथरनेट पोर्ट ऐड कर दिया। या इथरनेट की जगह इसको करते हैं एक फास्ट इथरनेट चाहिए। नेक्स्ट करो। अभी आता वैन कार्ड, वैन कार्ड में अगर कोई ऐड करना है तो वैन कार्ड होता है, मैंने मान के चलो मैं रहता हूँ WIC1T फिलहाल के लिए। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये हो गई इमेज ऐड। इमेज ऐड होने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो मेरा 2600 सीरीज का राउटर आ गया ये राउटर में। ये समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है? सर ये फाइल्स कहाँ से मिलेगी डाउनलोड वाली, जो हमने फाइल डाउनलोड करी है वो कहाँ से मिलेगी? मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड हो जाती है। रुको, ओके। मैं लिंक भेज ही डाला तो था। हाँ ये रहा, इस लिंक से
डाउनलोड कर लेना, बहुत सब अवेलेबल है। चैट बॉक्स में सर लिंक डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो जो भी चीज। सर मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे VMware में एक करना, एक स्विच रखना है, VMware में हो जाएगा स्विच एक? हाँ, तो VMware में ही तो काम कर रहा है, मैंने वहां ऑप्शन क्या दिया था कि रन कहाँ करना है। VMware में। बस और बस एक मैंने यहाँ पे रखना है, जैसे GNS3 में, यहाँ पे जहाँ पे आपने यह अभी सेटअप है जहाँ पे देखो ये जीएनएस किसी की हेल्प लेके या तो डेस्कटॉप पे चलेगा या तो GNS3 VM। VMware पे। तो अगर VMware ओके। पे रखना है, जब भी आप ऐड करते हो ना, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस में जाओगे, एग्जाम्पल देता हूँ। न्यू जब करोगे तो यहाँ पे देखो दो यस। ऑप्शन आ रहे हैं ना, रन दिस आईएस राउटर ऑन जीएनएस या रन दिस ये राउटर लोकल ऑन कंप्यूटर। लोकल। यस सर, यस। अब ठीक जिस है। पे आपको रन करवाना है वो ले लो आप। ठीक है। और इसमें सर्वर हो जाएगा GNS3 VM पैकेट के, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे डिटेल में कि क्या क्या इसमें ऐड होता है। VM बॉक्स क्या होता है? ओ, VM वर्चुअल बॉक्स तो पता है, ये VMware। और ये डॉक्टर क्या है? डॉक्टर डॉकर। देखो ये तो है जीएनएस का, सिर्फ ये कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। ठीक यस है, सर। उसके लिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके। VMware एक अलग चीज है, डॉकर एक अलग चीज है, iOS एक अलग चीज है। डॉकर ज्यादातर सर्वर्स में इस्तेमाल होता है, डॉकर कंटेनर। कंटेनर। ओके। वो जो सर्वर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूँ। ठीक है। तो इसमें सर्वर का, ऊपर का सर्वर का एक, वो वहां पे हम सर्वर का इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये स्विच L3 स्विच ऐड कर सकते हैं, इसमें राउटर ऐड कर सकते हैं, और इसमें वो जितना सबको। ऑप्शन दिए, सर्वर ऐड करना है, ये सर्वर वो नहीं है, ये तो है कि भाई लोकल पे कर रहे हो या तुम्हारा VM पे कर रहे हो या किस पे कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, और सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? मतलब CLI होगा कि GUI? CLI होगा इसमें। ये टोटल CLI है भाई। CLI कमांड पूरा सेम इंटरफेस होगा जैसे कि ओरिजिनल होता है? एकदम ओरिजिनल जैसा इंटरफेस होगा, मैं आपको दिखा भी दूँ। फिलहाल एक ओके। ऐड किया तो आ जाते हैं यहाँ पर, रन करते हैं। आ गया, इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद यहाँ पर खोलोगे ये टेलनेट आ गया, टेलनेट आ गया, हाँ जी। कंसोल। अब ये पूरा रीड कर रहा है, देखो पढ़ रहा है जो भी पढ़ेगा। ये आ गया, ये आ गया R1। एक राउटर का ओके। तो हमें इंटरफेस ही तो चाहिए होता यस सर, यस सर। सेम। है। अब इसके बाद आपको काम करना है कमांड पे। अभी तो मैं जस्ट आपको दो सिमुलेटर के बारे में बता रहा हूँ कि दो यस सर, यस। सिमुलेटर की मदद से आप किसी भी सिमुलेटर पे आप वर्क कर सकते हो। केबल वगैरह सर कहाँ से यूज होता है? मान लीजिए मैंने केबल अटैच करना ये है। तो रहा केबल वगैरह, ये सब है इधर। ये रहा केबल्स। ये केबल को लगाना है, कहाँ से कहाँ तक लगाना है। ठीक ये है। तो नीचे वाला, बाकी बाकी केबल्स कैसे पता लगेगा कि कौन कौन, ये कौन केबल है, ये कौन केबल है? वो जैसा आपका डिवाइस होगा उस हिसाब से है। वो अपने आप उठा लेगा वो वो अपने केबल? आप उठा रहा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे नहीं तो वो फिर आपको सिस्को पैक। मल्टीपल केबल भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज अवेलेबल नहीं है ना अभी। ओके ओके, सारा कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये भी चाहिए कि आपको एकदम स्पेसिफिक, तो वो भी आपको ऐड करनी। तो ठीक है सर। स्पेसिफिक देने की जरूरत क्या है? केबल तो खाली यही है ना भाई, कनेक्ट कर दो ताकि मेरा यस काम। सर, यस। यस सर, अपने आप वो अगर डिटेक्ट कर लेता है कि मुझे ये केबल चाहिए तो हाँ, ओके। वो अपने आप डिटेक्ट ओके करेगा, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी। ओके तो ओके सर सर। जैसे ये तो हमने किया VMware पे, अगर नॉर्मली हमने अपने लैपटॉप में करना तो उसके लिए भी सेम एज इट, क्या बोलते, फॉलो करने पड़ने, ऐड करने नहीं नहीं, देखो पड़ने ये होंगे। तो अभी मैंने सिमुलेटर बताया, ओरिजिनल कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ।
नहीं, मेरा कहने का मतलब एक तो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने नॉर्मली जीएनएस3 सिस्टम पे, ये तो आपने VMware पे किया होगा ना? नहीं, ये तो सिस्टम पे ही है तो मेरे VMware तो ये चल रहा है। ये तो VMware चालू रखना है खाली। एक्चुअल तो इस एप्लीकेशन की मदद से चल रहा है। समझ गया। तो ये कहने का मतलब जब हम इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो सेव कहाँ पे होगा डाटा? ये जो कॉन्फ़िगरेशंस, हम्म। ये सब लोकल मशीन में, यहाँ पे आप अगर इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, यहाँ सेव प्रोजेक्ट एस कर लो। जैसे हम नॉर्मल सिस्को पैकेट ट्रेसर चलाते हैं, उसको मींस कि अपने लोकल पीसी जैसे पे आपका नॉर्मल फाइल सेव होता है वैसे ये सेव होगा। ओके फाइल का जैसे ओके। नाम हम नॉर्मल पैकेट ट्रेसर चलाते हैं, हाँ, ठीक उसमें है, हम प्रोजेक्ट तो बनाते हम हैं, उस उसका प्रोजेक्ट मान लीजिए मैं डी में रख दिया कहीं पे, वैसे ही ये भी हम कहीं पे भी रख सकते हैं ना ये भी अपना कहीं भी प्रोजेक्ट रख बना लो, के। तुम्हारी ऑप्शन है, यहाँ पे तो ऑप्शन है हमारे पास। ओके ठीक है सर, ठीक है। अरे भाई, नहीं जैसे सर, आप फाइल को सेव करते हो वैसे इसको भी सेव करो। ये जो जीएनएस मैं कह रहा हूँ जो चल रहा है अभी, हाँ, ये जो चल रहा है VM के ऊपर चल रहा है या लोकल मशीन के ऊपर चल दोनों पे। देखो वीएम पे चल रहा है, अगर आपको वीएम पे चलाना है तो वीएम पे चलाओ। अगर आपको लोकल पे चलाना है लोकल पे चलाओ। अगर रहा है? आपको लगता है कि मेरे को वीएम से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ एडिट में जाओ, प्रेफरेंस में जाओ, यहाँ पर आप GNS3 वीएम पे जाओ। यहाँ एनेबल की जगह इस चेक मार्क को हटा दो, डिसेबल हो जाएगा। नहीं रखना हमें वीएम, ठीक है। एक सर वीएम पे रखना है इसमें, चेक मार्क रखो। सर लोकल सर्वर कनेक्ट होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बता लोकल दीजिए सर्वर थोड़ा। मतलब तुम्हारा डेस्कटॉप। ओके। भाई ये जीएनएस जो है, ये एज ए सर्वर बेस पे काम कर रहा है पूरे इसको। मतलब अगर आपको ओरिजिनल राउटर का फीलिंग लाना है तो आपको ये करना है। अब यही फीलिंग मैं अगर इस पे देखूं, अगर आपने अभी तो इस पे देखा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मैं पैकेट ट्रेसर पे देखता हूँ, तो पैकेट ट्रेसर इज ए डिफरेंट, उसकी इंटरफेस अलग तरीके का है। जी सर, वो लेकिन आएगा वो भी वही कमांड वाला। ओके सर, ओके। ठीक है, लो इसमें भी आप क्या, कोई भी एक राउटर उठाओ, राउटर यहाँ अटैच किया, खोल के देखो, देखो इसका भी पुटिंग चल रहा होगा। ठीक है। लो आ गया कमांड प्रॉम्प्ट ये भी। अभी कोई कंफ्यूजन? नो। अब आपको कहाँ यूज करना है ये आप डिसाइड कर लो, कि अगर आपको पैकेट ट्रेसर पे भी चलाना है, ये सारे प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर पे भी हो जाएंगे, ये सारे प्रैक्टिकल आपके जीएनएस पे भी हो जाएंगे। तो मैं दोनों पे दिखा दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका जीएनएस पकड़ो, चाहे तुम पैकेट ट्रेसर पकड़ो, ये जी आपके ऊपर है कि जीएनएस, आप किसका प्रैक्टिकल यूज करना चाहते जीएनएस पे सर, जीएनएस पे। हो। मैंने देखो, मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी हम्म। मर्जी आपकी है कि आपको किस में करना है, वो आप चॉइस कर लो। यस सर। सिंपल सी बात है भाई, कार चलानी है या क्या बोलते हैं, बाइक चलानी है, ये डिसाइड तो आप करो ना। दोनों एक ठीक साथ है तो नहीं सर, चला पाएंगे। ठीक है सर, यस सर। ठीक है, दोनों, अगर दोनों चलानी है तो 12 बारी, मतलब 1 बाई 1 करके चलाओ। नहीं, एक साथ तो दोनों चलेंगे नहीं। तो किसी को जीएनएस पसंद है तो जीएनएस पे चलाएंगे, किसी को पैकेट ट्रेस पसंद है पैकेट ट्रेस पे चलाएंगे। कमांड तो दोनों पे सेम ही चलना है, कोई अलग थोड़ी है हमारा। अब क्लियर, अभी तक में कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, नो सर। ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये तो अभी मैंने सिमुलेटर के बारे में बता दिया कि आपको सिमुलेटर किस तरह से यूज करोगे, और थोड़ा राउटर के सिस्को लेयर्स के बारे में बताया। अब राउटर्स के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में भी आपको बता दिया कि रैम रोम वगैरह होता है। राउटर की बूट प्रोसेस समझ में है या उसको भी बता दो दोबारा? क्या सर? राउटर का बूटिंग प्रोसेस बता दो जरूर। चलो दोबारा बताता हूँ। ठीक है, राउटर बूट प्रोसेस का मतलब होता है कि राउटर कैसे कैसे बूट करे। यानी राउटर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट में क्या क्या दिखाता है और किस तरह से दिखाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसका होता है बूट करना। जैसे कंप्यूटर को हम बूट करवाते हैं बोलते हैं, इस तरह से इसका भी सबसे पहला स्टेप होता है बूट करना। बूट करने का मतलब या तो आपने पावर ऑन किया या फिर आपने रीलोड किया, या सिंपल शब्दों में हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट किया। ठीक है, या राउटर के केस में रीस्टार्ट को रीलोड बोलते हैं। ठीक है, अब बूट होने के बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कि पहला स्टेप कि हमने बूट स्टार्ट किया। दूसरा स्टेप है कि बूट किया तो सबसे पहला प्रोसेस चलता है पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब पावर ऑन होगा तो ये अपने सारे डिवाइसेस को चेक करे। यानी ये भी बायोस पढ़ेगा, बायोस में देखेगा भाई क्या क्या लिखा है, हार्ड डिस्क लिखी है, एनवी लिखा है, रैम लिखा है, रोम लिखा है। उन सबको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि भाई सब ओके है या नहीं है। अब वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई कि पोस्ट में सब चेक किया, पीसी में भी, सारा कुछ चेक करने के बाद दो चीज हो सकती है। या तो अगला स्टेप क्या करेगा भैया, हार्ड डिस्क खोजेगा जहां पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पर भी पोस्ट अगर कंप्लीट कर लिया प्रॉपरली तो यहाँ पे खोजेगा ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये ऐसा रोम है। ईईपी रोम में होता क्या है, इसका काम है स्टोर करना। किसको? स्टोर आईओएस। आईओएस क्या होता है? आईओएस होता है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईओएस का मतलब, आईओएस मतलब हो गया इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो 10, विंडो 11, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में डालते हो, यानी लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो राउटर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस इंटर नेटवर्किंग यानी अगर हम बात करते हैं ईईपी रोम को बहुत लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश रोम भी बोलते हैं। ओके, इसने स्टोर कर लिया। इसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आता है, फिर इसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग बोल।
बूट स्ट्रैपिंग में क्या करेगा, सबसे पहले वो सारा चीज समझेगा कि और बूटिंग के लिए तैयार करेगा, मतलब राउटर को। और राउटर को जब बूटिंग के लिए तैयार कर लिया, तो यहाँ पर इसको क्या करेगा कि भाई कि ईपी रोम से खोजेगा भाई मेरा आईओएस है या नहीं। अगर आईओएस होगा तो क्या हो गया, लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यही बोलता है, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब लोड आईओएस। ये आईओएस को लोड करना स्टार्ट करना कंप्यूटर पे। सॉरी, यहाँ पे राउटर है, तो राउटर में आपका आईओएस लोड हो जाएगा। आईओएस लोड होने के बाद कहानी शुरू होती है सिक्स्थ वाली। जब iOS लोड हो जाएगा उसके बाद ये अगले स्टेप पे जाएगा जिसे हम कहते हैं एनवीरैम। अब एनवीरैम क्या है, एनवीरैम जहां पर इसका डेटा रखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, यहाँ पे एनवीरैम होता है। अब एनवीरैम के साथ दो कंडीशन। पहली कंडीशन अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी एकदम नया जब आता है तब क्या होता है, ब्लैंक होता है, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अगर ब्लैंक मिला तो ये जाएगा टीएफटीपी के पास। टीएफटीपी होता है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और टीएफटीपी को बोलेगा कि क्या एनवीरैम का डेटा आपके पास है, जो एनवीरैम का मतलब एनवीरैम में होता क्या है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा टीएफटीपी, क्या आपके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो बोल देगा, टीएफटीपी भी बोल देगा नहीं है मेरे पास, जब टीएफटीपी भी बोल देगा नहीं होगा, तो ये चला जाएगा अगले स्टेप में, हम बोलते हैं गो टू सेटअप मोड, यानी ये चले जाएगा सेटअप मोड अगर ब्लैंक है तो। अब कंडीशन टू, इफ डेटा फाउंड, अगर उसे डेटा मिलता है तो क्या। अगर इसे कोई डेटा पहले से मिल गया तो फिर ये किसी चीज के लिए नहीं सोचेगा, ये चला जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। यानी किसी भी मोड में मुझे क्या लेकर आना है, कमांड प्रॉम्प्ट लाना, चाहे वो एनवीरैम में रहे चाहे एनवीरैम में ना रहे। लेकिन नहीं रहेगा तो जाएगा टीएफटीपी पे, और अगर रहेगा तो लोड कर देगा तुम्हारा, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले क्या कर लेगा, ये सारा कुछ लोड कर देगा। लोड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और चला जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और अगर नहीं तो जाएगा सेटअप। ये है मेन बूटिंग प्रोसेस, यानी किसी भी राउटर का बूट कैसे होता है। ये समझ में आया। ये कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अभी भी। नो सर।
नहीं, ठीक है ना। तो अभी तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये बूटिंग स्टेप्स भी देख लेते हैं कि बूटिंग स्टेप्स में कैसे कैसे काम। तो सपोज करो पैकेट ट्रेसर पे एक मैंने कोई भी राउटर लिया, ऑन किया, CLI मोड में जाओगे तो ये देखो, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये पूरी बूट प्रोसेस करा रहा है, ठीक है। अब ये बूट प्रोसेस में क्या हुआ है, जैसे पोस्ट पावर ऑन हुआ, ये पहुंच गया, ये वाला का मीनिंग ना, ये जो है एस आ रहा है, ये है तुम्हारा ये वाला जो मैंने लिखा है, लोड iOS बूटस्ट्रैपिंग। यानी पोस्ट हो गया, पोस्ट के बाद तुम्हारा EEPROM से iOS मिल गया, iOS मिलने के बाद बूटस्ट्रैपिंग मतलब वो iOS लोड हो गया। ठीक है, तो ये जो हैसेस का मोड आ रहा है ये कहलाता है iOS का लोड होना। और इसके पहले पूरी बूटस्ट्रैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग में इसकी पूरी जानकारी निकलेगी। अब जानकारी क्या निकलेगा, देखो ये सारे जो रिटर्न है ये सब जानकारी है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सिस्को का ये 2811 यानी 2800 सीरीज का राउटर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है MPC 860, दिस इज द प्रोसेसर नेम। प्रोसेसर के बहुत सारे कंपनीज हैं जो राउटर के प्रोसेसर बनाती है। जैसे MPC लिखा हुआ है तो M फॉर मोटरोला जनरली होता है, तो मोटरोला कंपनी जो प्रोसेसर बना रही है उसका नाम MPC 8। इसके अलावा ओरियन कंपनी भी है जो राउटर के प्रोसेसर्स का डिजाइन बनाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर देखो DRAM कॉन्फ़िगरेशन दिया है जो 64 बिट्स वाइड विथ पैरिटी डिसेबल में है, 255K का एंड नॉन वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी है, यानी NVRAM बोल सकते हो। और ये मेरा ATS सिस्टम कॉम्पैक्ट फ्लैश, जो फ्लैश मेमोरी है वो इतने है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला बूटिंग हो गया, बूटिंग होने के बाद अगला प्रोसेस क्या है, अगर मान लो लोड iOS कर लेता है तो जाता है NVRAM के पास। NVRAM के पास अगर उसको पूरी जानकारी मिल जाती है तब तो वो कमांड प्रॉम्प्ट चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिलता, कि पहले से कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं है, तो वो जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग पे, ये इसे हम कहते हैं सेटअप मोड। अब इस सेटअप मोड पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर खाली टाइप करेंगे नो, नो टाइप करके एंटर करोगे तो तुम्हारे देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाए। सर अगर यस करते हैं तो फिर क्या है, ये एक पासवर्ड मांगता है, क्या 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 करते होगा? हैं तो, अगर यस करेंगे तो क्या होगा? यस करोगे तो यहीं पे सेटअप पूछने लगेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या पासवर्ड, होगा, पासवर्ड क्या होगा? सब कुछ एक एक चीज। तो भाई यहाँ से अब क्या है, सारी चीज अगर आपको पता है एक बार में है तब तो आप एक ही बार में वहां से पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए एक एडवांस यूजर होना पड़ेगा, यानी पहले आपको सारा पता होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, देखो। देखे काम पहुंचता है।
ये मेरा 2900 सीरीज का राउटर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो देखना क्या, वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, यस। पूछ रहा है होस्ट नेम राउटर का बताओ, जब ये डाल दोगे फिर अगला पूछेगा, देखो ये ठीक एनेबल है। सिक्योरिटी को जो है वो करता है, तो सब कुछ तो यही कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, तो ठीक सारा है। होगा तो आप एक एक करके देते जाओगे, वो बताते जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा ये तरीका है, हम नो कर एंड देते हैं तो हम डायरेक्ट सर, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाएंगे, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम अपने हिसाब से जो भी कॉन्फ़िगर करना है कर सर सकते हैं। ये जो होस्ट नेम है, ये तो हमारा डिवाइस का नाम हो गया। हाँ, और कंप्यूटर जो का नेम। एंटर इनेबल सीक्रेट, ये हम्म। जो नंबर है, ये कौन सा पासवर्ड होता है कि क्या अब होता है? यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि या तो मैं ये इसको एक एक करके बताऊं, हाँ जी। या अगर ऐसे प्रोसेस में जाओगे तो सब एक ही साथ भरना पड़ेगा। इनेबल पासवर्ड करते हैं, वही चीज है ये इनेबल सीक्रेट? नहीं नहीं, एनेबल सीक्रेट है। पासवर्ड को मीन्स के अगर आपने पासवर्ड दिया 1 2 3 4, वो एनेबल उसको सीक्रेट है, एनेबल सीक्रेट। ये सर इनेबल सीक्रेट है, अगर हम भरते हैं, इसमें भरते एक्सेप्ट करने के हैं लिए क्या करते हैं? इनेबल पासवर्ड अगेन, जो भी पासवर्ड भरना होता है भर लेते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे तो ये ऐसे इनेबल पूछिए, सीक्रेट? यहाँ डायरेक्ट भरो। अच्छा अच्छा। ये तो डायरेक्ट भरने के लिए बोल रहा है, इसलिए तो नहीं करते हम इसके थ्रू। ठीक है। ठीक है, अब मुझे चाहिए खाली कंप्यूटर का नाम रखना है, तो मैं क्यों ये सब करूं? ठीक है। ये चीज है ना, जो फंक्शन मुझे यूज करनी है वो मैं करते रहूंगा, वो मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से करते रहूंगा। जरूरी है एक ही बार में सारा करना। ये कर दोगे फिर अगला पूछेगा, वो करोगे फिर अगला पूछेगा, वो करेगा फिर अगला पूछेगा। ये तो पूछते रहेगा। जब तक कि इसकी सारी सेटिंग ना हो जाए। ये समझ में आ गया अभी इतना? अब जनरल बात है कि भाई एक राउटर का फिजिकल कनेक्शन कैसे हो, या फिजिकल कनेक्शन क्या होता है, पहले फिजिकली कैसे कनेक्ट किया जा सकता है या क्या कर सकते हैं। अब फिजिकल पे आएंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद आएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। तो आज आपको राउटर के बारे में बहुत कुछ बता दिया मेरे हिसाब से, और अगर लेने जाऊंगा अभी मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो सर हमें इतना। वो ना हाँ, बोलो। एक CIDR के लिए ना प्रैक्टिस के लिए दे दो, हम कल बनवाते हैं इस पे फिर हाँ, ऐसे। प्रैक्टिस तो करना ही है। हाँ मीन्स के आप हमारा एक ऐसे टेस्ट रख के हाँ, दे दो CIDR, हम बना के बताएंगे तो अभी तो अच्छा मैं है। बोल रहा हूँ, अब जैसे आपके टेस्ट में तो यही सब चलेगा, राउटर का क्या है। मैं एनी पे थोड़ी उतना लूंगा, नेटवर्क बेसिक पे तो सबको सब बहुत अच्छा जानते हैं। मेरे को मेनली इस पे करना है ना, तो इसीलिए तो उसका ओवरव्यू बता दिया। अब ये वाला स्टार्ट है। तो सबसे पहले कि आपको सबनेटिंग की पूरी प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, इसके बूटिंग वगैरह और सिस्को लेयर वगैरह पढ़ लोगे। अब से क्या होगा, एक पार्ट होगा आपका सबनेटिंग चल जाता रहेगा एक तरफ, 1 घंटा, और 1 घंटे में आपको ये सब करना है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा कि राउटर की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे होती है, कौन सा वायर कहाँ जुड़ता है, क्या कनेक्ट होता है, और कैसे फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिजिकली तैयार करें, यानी एक रियल राउटर में कैसे कर पाएंगे रियल एनवायरनमेंट, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है।